राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। सिविल सेवा दिवस 2025 पर मुख्य कार्यक्रम HCM रीपा ने आयोजित किया है, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का सीएम भजन लाल ने अवलोकन किया। इसके अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्कृष्टता से करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम भजन लाल ने सिविल सेवकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि समर्पण के साथ काम करना ही सच्ची जन सेवा है। जो वर्ग सामने बैठा है वह देश का श्रेष्ठ वर्ग है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सोचेगा? हम सब आपको ही सोचना है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र के लोग हैं। इस प्रजातंत्र की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का काम हम सबका बनता है, लोक प्रशासन का ज्यादा बनता है। इसलिए मैंने कहा है कि 1-2 दिन ऐसे सुनिश्चित किए जाएं जिससे हमारे काम का भी आंकलन हो, देश के परिदृश्य के बारे में भी आंकलन हो कि हम कहां हैं, आगे हमें कैसे करना है, क्या करना है। इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखना है। लोक सेवकों के कर्तव्य जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ सुनना, उनका तेजी से कानून, संविधान, नियम अनुसार कार्य करते हुए पारदर्शिता के साथ समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे काम की दिशा बदल जाती है, क्योंकि हमारा काम ऑल राउंड है। कहीं हम किसी से छिप नहीं सकते। हम सबकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही का पालन हम कैसे करें, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। मेरा मानना है कि लोक प्रशासन में तकनीकी और डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेह प्रशासन की दिशा में काम करना चाहिए। सुशासन नाम बड़ा प्यारा है। मन में सुशासन कहते ही कई तरह के भाव हमारे अंदर स्वयं आ जाते हैं, मन के अंदर से स्फुट होते हैं। लेकिन सुशासन, लेकिन उस पर विचार करके काम करना, ये अंतरात्मा के मन में जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। नागरिकों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, चाहे हमें किसी भी पद पर कार्यरत हों। हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशीलता रहकर कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज के उस तबके के लिए हैं। हमको प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की संवेदनशीलता देखते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमारी संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर संवेदनाएं मर जाती हैं तो वो जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा विचार, हमारी संस्कृति ये स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि संवेदनाएं अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी तो वो मूड हो जाएगा, गूढ़ हो जाएगा। हमारी संवेदनाएं आवश्यकता है कि हम किस व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता है, उसकी तकलीफ में हम कैसे शामिल हों, उसकी परेशानी में हम कैसे खड़े रहें। इसलिए मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्यों आ रहा है? वो दो रूप लेकर के आपके पास आ रहा है।
या तो वो आपके पास अभाव में आ रहा है। अगर वो आपके पास अभाव में आ रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। उसके अंतर के मन को देखिए कि वो अभाव में आ रहा है और आपके पास आ रहा है। शायद वो और किसी से नहीं कह पाए, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। अगर वो अभाव में आ रहा है, अगर वो आपके भाव में आ रहा है, तो आप महासौभाग्यशाली हैं कि उसमें आपके प्रति इतना बड़ा मन और इतना बड़ा भाव उसके अंदर आपके प्रति है कि वो आपके भाव के अंदर आ रहा है। और मित्रों, आप ये दो परिस्थितियों में देख लेना, या तो व्यक्ति आपके पास अभाव में आएगा या आपके भाव में आएगा। चार बात कहीं आपके बारे में सुनेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इस मन से आएगा कि वे अच्छे लोग हैं, तो वो आपके भाव से आएगा, और आपके दायित्व से आएगा तो वो अभाव में आएगा। एक और है जो अंतिम है कि वो आपके प्रभाव में भी आएगा। अभाव, भाव और प्रभाव, उसको लगेगा कि इसमें मेरे को मेरी जो ये समस्या है उसका प्रभावी ढंग से कौन निदान कर सकता है। मैं वहां जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा समाधान होगा। इसीलिए हमने एक लोक सेवक के रूप में हमें हमारा काम उस भाव और संवेदनशीलता के साथ हमें करना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व, उनसे हमें सेवा भाव सिखाना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि जब हमने नियुक्ति पत्र हमारे नए युवाओं को दिए थे तो मैंने कहा कि उनके साथ एक कर्तव्य बोध का एक पत्र भी देना चाहिए, और वो कर्तव्य बोध का पत्र हमने उनको दिया। देखिए, जब तक हमारे कर्तव्य का वैसे सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है तो लगातार स्मरण करानी चाहिए। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 3 दिवसीय जयपुर दौरा, आज रात 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति 24 अप्रैल तक जयपुर में रहेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जवाहरलाल नेहरू मार्ग से गुजरेगा उपराष्ट्रपति का काफिला। आज रात 9 से 10 बजे तक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाहनों की रहेगी एंट्री बंद। ट्रैफिक को जरूरत के हिसाब से किया जाएगा डाइवर्ट। आज रात 9 बजे से जयपुर पहुंचेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। जवाहरलाल नेहरू मार्ग में से गुजरेगा उपराष्ट्रपति का काफिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 3 दिवसीय जयपुर दौरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा, जयपुर दौरा, जेडी वेंस का 3 दिवसीय जयपुर दौरा। रात्रि 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे जेडी वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा, जेडी वेंस का 3 दिवसीय जयपुर दौरा। रात्रि 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे जेडी वेंस। तो वहीं सीएम भजनलाल लगातार शेखावाटी क्षेत्र के दौरे से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वे आज चूरू पहुंचे, जहां उन्होंने संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। यहां सीएम भजनलाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जिक्र किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए काम किया है। घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया। घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है
उसे हम रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा, यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे, उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया। मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा, हरियाणा की उन सभाओं में मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनको जवाब दिया, अरे रद्द तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि आइए। वहां हम गए, हमने उनको कहा, बताया, उन्होंने कहा भाई जी आइए, हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हमारे नायब सैनी जी और हमने बैठ करके हमने उसकी टास्क फोर्स बनाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलती है। यही नहीं, आदमी का मन बड़ा होता है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान से कोई मांग नहीं उठी थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजस्थान को पानी, नर्मदा योजना का पानी दिया था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में अगर ये आपके शेखावाटी के जो नेता हैं, यहाँ राजनीति करते हैं, उनको आपको बताना है, आपके बीच में आना है। अगर वो आए तो आपसे सवाल जवाब करना है कि आप तो चाहते थे कि हमारी शेखावाटी को पानी नहीं मिले, आप किस मुंह से आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं, इनका कभी मतलब नहीं था। और मैं आपको इतना ही कहना नहीं चाहता, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो। इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। हमारी देवास स्कीम के लिए हमने शिलान्यास किया है। आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर हमारी तरफ आता था, उसको भी रोक के टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लिया है। हमने माई डैम की हमारी योजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही के लिए ली है। इधर हमारे नर्मदा की योजना हमारे बाड़मेर के लिए और सांचौर और भीनमाल और रानीवाड़ा के लिए हमने ली है। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर हमारी ERCP की योजना से पानी आएगा तो हम आगे भी, और हमारे 1-2 जिले हैं उनमें भी पानी देंगे। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमने कहा, जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया, उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा, हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, और मेरे वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के
सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का, क्योंकि 2014 के बाद का परसेप्शन आपने देखा है, क्योंकि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया कि चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन जो हमारे शेखावाटी के हमारे सैनिकों को फायदा हुआ है, वो काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वायदा किया था कि जो कांग्रेस के लोगों ने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी गठित की, 300 से ज्यादा आज भी जेल की सलाखों में हैं, यह और मैं बताना चाहता हूं। यही नहीं, हमने कहा हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे 16 महीने में 100 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं। अरे एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अब एक भी पेपर लीक हुआ है क्या 100 परीक्षाओं में? आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैंने जब विधानसभा में कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कांग्रेस के लोगों ने कहा ये आप कैसे दे सकते हैं? हमने कहा देंगे, आप डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए, हिसाब लगाते चलिए। हमने तो ये वायदा किया है राजस्थान की जनता से कि हर साल हम हमारा हिसाब देंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया है। ये राजस्थान की जनता को हिसाब देने वाले हैं। आपने देखा होगा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। पिछली बार चुनाव के कारण बजट आया था जुलाई में, आप चिंता मत करिए, जुलाई तक 1 लाख नौकरी पूरी हो जाएंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। हमने 1 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। विज्ञप्ति कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब मिलेगी। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए, आप किसान के बेटे हैं। तो वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कुमारी ने आज कोटा प्रवास के दौरान टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट साझा कर लिखा कि सभी सदस्य को आभार जताया। साथ ही उन्होंने बता दें कि इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत मेहता, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज राजस्थान के पहले डिजाइनर खादी स्टोर सेवा का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट साझा कर खुशी जाहिर की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने लिखा कि ये स्टोर न केवल खादी और आधुनिक परिधान के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी सशक्त करेगा और इसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ अजमेर मंडल के दौरे पर रहे। इस दौरान अजमेर